A transistor oscillator using a resonant circuit with an inductor L of negligible resistance and a capacitor C in series produce oscillation of frequency F। मतलब आपको एक ट्रांजिस्टर ऑसिलेटर दिया है जिसमें इंडक्टर L भी है और कैपेसिटर C भी है, और इस सर्किट की जो फ्रीक्वेंसी है वो F है। अब if L is doubled and C is changed to 4C, यानी इंडक्टेंस को किया डबल और कैपेसिटी को किया 4 टाइम्स, तो द फ्रीक्वेंसी विल बी, तो ये फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? तो ये वर्डिंग अंडरलाइन करो, ट्रांजिस्टर ऑसिलेटर यूजिंग ए रेजोनेंट सर्किट। देखो वहां शब्द अंडरलाइन करो, रेजोनेंट। मतलब सर्किट कौन सा है रे बाबू? रेजोनेंट सर्किट है। तो फिर फ्रीक्वेंसी कौन सी रहेगी? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी रहेगी। फॉर्मूला हमें मालूम है, F इक्वल टू 1/2 पाई रूट LC। यस, तो फॉर्मूला F इक्वल टू 1/2 पाई रूट LC। अब इसमें हमें 2 केसेस दिए हैं, साइड वर्क में मेंशन कर लेंगे कि L1 पहला, L2 दूसरा, C1 पहला, C2 दूसरा। L1 पहला इंडक्टेंस, L2 दूसरा इंडक्टेंस, C1 पहली कैपेसिटी, C2 दूसरी कैपेसिटी। तो पहला इंडक्टेंस L, दूसरा वाला डबल किया तो 2L, पहली कैपेसिटी C और दूसरी 4 टाइम्स की तो 4C। अब 2 केसेस के लिए इसमें जो कांस्टेंट है उसको हटा दो, 1/2 पाई। ये देखो ये 2 पाई कांस्टेंट है, तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट LC। हाँ बरोबर, बिल्कुल। तो अभी यहाँ पे बरोबर ध्यान दीजिए कि यहाँ 2 केसेस है, तो F के जगह F2/F1, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये आएगा रूट, ये F2/L1 तो ये आएगा L1/L2, और ये आएगा C1/C2। क्योंकि रिलेशन कैसा है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। F का रिलेशन L के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो इधर लिखा F2/F1, तो इधर लिखना पड़ेगा L1/L2। F का रिलेशन C के साथ भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इधर लिखा है हमने F2/F1, तो इधर लिखना पड़ेगा C1/C2। तो अगर अभी हमने वे वैल्यू रखी, L1 यानी L, L2 यानी 2L, C1 यानी C और C2 यानी 4C, तो L कैंसल, CC कैंसल, तो ये रूट ऊपर कुछ भी नहीं यानी 1 और 2 × 4 8, तो ये F2 और F1 की वैल्यू दी है उन्होंने F, है या ना? तो ये F2/F वैसे ही 1 का रूट 1 ही होता है, और ये रूट 8, तो ये F2 इक्वल टू, ये F इधर लाया F × 1 यानी F, और रूट 8 का मतलब क्या होगा रे? तो रूट 4 × 2, 4 को बाहर निकाला तो 2√2, तो ये 2√2, ये वैल्यू आ गई F2 की, ये आंसर। तो ऑप्शन कौन सा ये बताओ? तो ऑप्शन होगा ए इज द राइट ऑप्शन।
क्लियर क्या? बोलो यस, बोलो भाई यस। द पीक वैल्यू यानी ब्रैकेट में लिखो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू यानी E0। कौन रे बाबू रे? E0। So the peak value of an alternating EMF given by E equal to E0 cos omega t is 10 volt। हाँ, ये E0 दी है हमें 10 वोल्ट। ओके, तो एंड इट्स फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी दी है 50 हर्ट्ज। कितनी दी है फ्रीक्वेंसी? 50 हर्ट्ज। और एट टाइम t इक्वल टू 1/600 सेकंड द इंस्टेंटेनियस ईएमएफ इज, इंस्टेंटेनियस यानी एट दैट पर्टिकुलर टाइम। इंस्टेंटेनियस मतलब एट दैट पर्टिकुलर टाइम। तो t इक्वल टू जब 1/600 सेकंड है तब का ईएमएफ कितना? तो t दिया है 1/600 सेकंड, तो उस वक्त का ईएमएफ कितना? तो ये वैल्यू हमें दी है, ये साइड वर्क के रूप में जो डाटा दिया है, और फार्मूला जो ऑलरेडी हमें इक्वेशन दिया है, क्या दिया है? तो दिया E इक्वल टू E0 कॉस ओमेगा टी, इक्वल टू E0 कॉस ओमेगा टी। ओके, E इक्वल टू E0 कॉस ओमेगा टी। तो ये हमें E फाइंड करना है। E यानी वो अल्टरनेटिंग ईएमएफ यानी इंस्टेंटेनियस ईएमएफ एट दिस पर्टिकुलर टाइम t इक्वल टू 1/600। तो देखो E वैसा ही इक्वल टू वैसा ही E0 10 कॉस। अच्छा, ओमेगा का फार्मूला आपको मालूम है, यहाँ मेंशन कर देता हूँ। ओमेगा यानी 2πf, तो ये 2π और f की वैल्यू है 50। तो 50 इंटू 2 यानी 100 पाई है ना। ये कौन हो गया? ओमेगा, इतने रेडियन पर सेकंड। तो ओमेगा की वैल्यू ये 100 पाई और t की वैल्यू 1/600। तो ये 100 600, तो E इक्वल टू 10 कॉस ये पाई बाय ये वाला 6, तो E इक्वल टू 10 इंटू कॉस π/6। पाई यानी 180, तो π/6 क्या हो गया? 30। तो ये कॉस 30, तो E इक्वल टू 10 इंटू कॉस 30 कितना रे बाबू? √3/2। 2 1 जा 2, 2 5 जा, तो ये 5√3। ये आ गया ईएमएफ इतना वोल्ट। ये आंसर ऑप्शन बोलो, बी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर करे बाबू? बोलो बोलो यस। इन एन एसी सर्किट I इक्वल टू 100 साइन 200 पाई टी, ये इक्वेशन हमें दिया है करंट का। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द करंट टू अचीव करना यानी प्राप्त करना इट्स पीक वैल्यू यानी मैक्सिमम वैल्यू विल बी, मतलब उस करंट को अपनी मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त करने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो हमें इक्वेशन क्या दिया है, पहले इसको हम मेंशन करेंगे। I इक्वल टू 100 साइन 200 पाई टी, I इक्वल टू 100 साइन 200 पाई टी से इक्वेशन 1। बट we have
क्या है हमारे पास जनरल इक्वेशन, I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी से इक्वेशन 2। चलो कंपेयर करो 1 एंड 2 को, तो कंपेयरिंग 1 एंड 2 वी गेट I समान इक्वल टू समान, तो फिर I0 इक्वल टू 100 एम्पियर, साइन साइन समान, टी समान, तो फिर ओमेगा यानी 200 पाई। अब हमें टाइम चाहिए, तो फिर ओमेगा का फार्मूला क्या है, ओमेगा यानी 2 पाई बाई टी, ये 200 पाई। वैसे ही ओमेगा के दो फार्मूले हैं जो कि साइड वर्क में बताता हूँ। एक ओमेगा यानी 2 पाई एफ, एफ यानी फ्रीक्वेंसी, और दूसरा ओमेगा यानी 2 पाई बाई टी, टी यानी पीरियड। और इसमें एक तीसरा भी बताता हूँ, एफ यानी 1 बाई टी, यानी फ्रीक्वेंसी यानी 1 अपॉन पीरियड, यानी फ्रीक्वेंसी पीरियड का रेसिप्रोकल होता है। यस, तो पाई पाई कैंसल, तो 2 अपॉन टी इक्वल टू 200, 200 इधर टी इधर, तो 2 बाई 200 इक्वल टू टी, 2 2 कैंसल, तो 1 बाय 100 इक्वल टू टी, लेफ्ट इक्वल टू राइट, सो राइट इक्वल टू लेफ्ट, तो पीरियड इतना आ गया 1 बाय 100 इतने सेकंड। अब सर्किट जो है ये आपको मालूम है, ये एसी सर्किट दिया है, मतलब कि ये एसी सोर्स है और ये सर्किट दिया है। अब ये सर्किट कौन सा है क्या है वो हम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, वो एल यानी इंडक्टर, सी यानी कैपेसिटर, आर यानी रजिस्टर, दोनों है या तीनों है, हाँ उसमें फिलहाल नहीं पढ़ेंगे हम। तो सर ये साइकिल, हाँ तो ये साइकिल जो है करंट की ये कैसी होती है, तो सर ये ऐसी होती है, ऐसी मतलब ही ये ऐसी होती है। यस, तो यहाँ से ये करंट निकलना शुरू हुआ। यस, यहाँ से ये एंगल 0, ये वाला एंगल 90, ये 180, ये 270 और ये 360 डिग्री। हाँ, तो यहाँ से वो करंट शुरू हुआ, तो मैक्सिमम करंट कब उसको प्राप्त होगा, ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू करंट की I0, ये जो करंट है I, उस I की ये वैल्यू I0 मैक्सिमम वैल्यू, दिस या ये वाली भी मैक्सिमम होती है। तो यहाँ से करंट की साइकिल शुरू हुई, तो यहाँ पे वो मैक्सिमम हुआ। जब वो एक पूरी साइकिल कंप्लीट करता है, एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए उसको जो टाइम लगता है उसको बोला जाता है पीरियड। एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए लगने वाला टाइम यानी पीरियड। अब आप ही दिमाग लगा के बताओ, फिर यहाँ से यहाँ तक उस करंट को जाने के लिए लगने वाला टाइम स्मॉल टी कितना, तो आप बोलेंगे सर देखिए पूरी जो साइकिल है इसके 4 इक्वल पार्ट्स पड़ रहे हैं, ये एक इक्वल पार्ट, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, है ना। तो फिर ये स्मॉल टी क्या होगा, कैपिटल टी का चौथा भाग, मतलब T/4। तो इधर मेंशन करता हूँ, देयरफॉर स्मॉल टी जो टाइम लगेगा वो T/4 लगेगा। तो T हमने पहले ही मिला लिया है 1/100 और ये ऑलरेडी डिवीजन में 4, तो 1/400 इतने सेकंड लगेंगे। ये है आंसर। किसको लगेंगे, वो करंट को अपने मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचने के लिए। करंट की साइकिल यहाँ से शुरू हुई और वो करंट ये मैक्सिमम वैल्यू तक पहुँचने के लिए कितना समय लेता है, टाइम, तो वो लेता है T/4, जहाँ कैपिटल T यानी पीरियड
यानी ही टाइम पीरियड, यानी ही पीरियोडिक टाइम। क्लियर क्या रहा बाबू? सो व्हाट इज द ऑप्शन? ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। यस यस। in AC circuit having only कैपेसिटर, AC सर्किट जिसमें सिर्फ कैपेसिटर है, द करंट, ऑप्शन दिए ए बी सी डी और राइट ऑप्शन रहेगी बी। द करंट लीड्स द वोल्टेज बाय पाई बाई टू इन फेज, फेज यानी एंगल में। कैसे बता चुका हूं ऑलरेडी मैं, कैपेसिटर ये और ये एसी सोर्स, तो ये कैपेसिटर, इसी को बोला जाता है कंडेंसर, इसकी कैपेसिटी से, इसको बोला जाता है कैपेसिटी और कैपेसिटेंस, और ये एसी सोर्स है। यहां से पास होता है करंट। क्या पास होता है? ये कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो एक्सी होता है और इसको बोला जाता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कई बार बताया। और इसका जो वोल्टेज होता है ईएमएफ, ये होता है इसी, मतलब ये हुआ कैपेसिटिव ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी वोल्टेज। और मैंने ये आई और इसी के बीच में आपको फर्क बताया था। क्या बताया था? कि करंट जो है आई, वो ये इसी से लीड करता है। कितने से? 90 डिग्री से। 90 डिग्री यानी ही पाई बाई टू रेडियन। 90 डिग्री यानी ही पाई बाई टू रेडियन। यस। तो करंट लीड करता है कैपेसिटिव ईएमएफ, कैपेसिटिव वोल्टेज से। यही अगर इंडक्टर होता तो फिर ये ईएल जो है, ये ईएल ये लीड करता किससे? करंट से। कितने से? 90 डिग्री से ही। तो आंसर तो यहाँ पे ये हो गया, वो भी बता देता हूँ। ऑप्शन कौन सा बोलो? ऑप्शन है बी। क्लियर क्या रे बाबू? तो करंट लीड्स द वोल्टेज बाय पाई बाई टू। ये देखो करंट वोल्टेज से, वोल्टेज यानी ईएमएफ, ये कैपेसिटिव वोल्टेज, कैपेसिटिव ईएमएफ, इससे 90 डिग्री सामने रहता है। यही अगर इंडक्टर होता और यही एसी सर्किट, अगर ये इंडक्टर होता, इंडक्टर यानी कॉइल, इसका इंडक्टेंस यल, यल यानी उसका इंडक्टेंस, उसको सेल्फ इंडक्टेंस भी बोलते हैं। इसका रेजिस्टेंस एक्सियल, इसको बोला जाता है क्या? इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस। और इसका जो ईएमएफ होता है वो ईएल, यानी इंडक्टिव ईएमएफ यानी ही इंडक्टिव वोल्टेज। और उसमें ये जो करंट है उससे ये लीड करता है ईएल। कितने डिग्री से? 90 डिग्री से। और अगर यहाँ रजिस्टर होता और ये एसी सोर्स ही होता तो ये रजिस्टर, इसका ये रेजिस्टेंस आर और इसका वोल्टेज ई आर और ये करंट आई ही, तो ये करंट आई और ये ई आर, ये दोनों एक ही दिशा में होते हैं।
यानी ही सेम फेज में होते हैं। क्या होते हैं? तो यहाँ फेज डिफरेंस 0 रहता है, यहाँ फेज डिफरेंस 90 और यहाँ भी फेज डिफरेंस 90। हमें इतना ही पूछा था, उसका ऑप्शन है बी। क्लियर क्या रे बाबू, बोलो यस। द एवरेज पावर डिसिपेटेड इन ए प्योर इंडक्टर इज, अगर प्योर इंडक्टर सर्किट है तो उसमें कितना पावर डिसिपेट होता है, कितना पावर डिसिपेट होता है प्योर इंडक्टर, ये सर्किट और ये एसी सोर्स, तो ये इंडक्टर यानी ही कॉइल, इसका इंडक्टेंस यल, इंडक्टेंस, इसका रेजिस्टेंस एक्सएल, जिसको बोला जाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, क्या बोला जाता है, हाँ। और ये एसी सोर्स, ये करंट पास हो रहा है आई, क्या पास हो रहा है, आई करंट, हाँ। इस आई करंट के अलग अलग रूप होते हैं। यही आई करंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है रे, I0, क्या होती है ये, मैक्सिमम करंट, क्या होती है रे ये। और इसी आई की एक वैल्यू होती है आई RMS, यानी इसको बोलते हैं RMS करंट, यानी रूट मीन स्क्वायर करंट, आया ना। तो ये I0 रहता है, ये वाला क्या रहता है, और ये आई RMS यानी RMS करंट, ये I0 अपॉन √2 होता है। क्लियर क्या, हाँ। तो इसी सोर्स के पास ये करंट और ये EMF की भी वैसी ही दो और वैल्यू होती है। एक मैक्सिमम EMF E0 यानी मैक्सिमम EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या वोल्टेज, और ई की और एक वैल्यू होती है RMS, जिसको बोला जाता है RMS EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, RMS इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या RMS वोल्टेज, और वो होता है ये E0 अपॉन √2, यस। तो भाई अगर इंडक्टिव सर्किट है तो यहाँ एसी सोर्स से जो भी पावर जा रहा है वो यहाँ इंडक्टर पे डिसिपेट होता नहीं, यूज होता नहीं। सो यहाँ पे एवरेज पावर PAV, एवरेज पावर क्या रहता है, 0, क्या रहता है। तो वहाँ से राइट ऑप्शन बताओ मुझे। द एवरेज पावर डिसिपेटेड इन ए प्योर इंडक्टर इज ऑप्शन सी, 0। कौन सी ऑप्शन रे, सी इज द राइट ऑप्शन। अगर ये इंडक्टर के जगह कैपेसिटर होता और ये एसी सोर्स वैसे ही ये कैपेसिटर यानी ही कंडेंसर, इसकी कैपेसिटी C, इसका रेजिस्टेंस XC, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, हाँ। तो ये फिर से एसी सोर्स जो अभी बताया मैंने, यही इसमें ये करंट और EMF दो टर्म, उस करंट की और दो वैल्यूज़ और EMF की और दो वैल्यूज़ बताई। तो यहाँ पे ये एसी सोर्स से जो पावर जाता है उसको ये कैपेसिटर यूज़ नहीं करता, मतलब कैपेसिटर पे वो पावर डिसिपेट नहीं होता। तो यहाँ भी एवरेज पावर कितना, 0। हाँ, ये पूछा नहीं, एक्स्ट्रा की इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ। और अगर यहाँ रजिस्टर होता और वही एसी सोर्स, तो ये रजिस्टर, इसका रेजिस्टेंस R, ये एसी सोर्स, तो यहाँ एसी सोर्स से जो पावर जाता है रजिस्टर के पास वो वहाँ पे यूज होता है यानी डेसिपेट होता है, और वो एवरेज पावर
उसी को बोला जाता है अपेरेंट पावर, और वो होता है ई RMS इंटू आई RMS। और ई RMS और आई RMS ये ऑलरेडी बता चुका हो। क्लियर? तो ये एक्स्ट्रा की इंफॉर्मेशन दिस एंड दिस ये पूछी नहीं, लेकिन अगर पूछे तो ये इंफॉर्मेशन दिमाग में फिट रखो। ये एक MCQ, ये दूसरा MCQ, लेकिन जो पूछा है हमें वो ये पूछा है। क्लियर क्या रे बाबू? बोलो बोलो। यस। किसने ये दस्तक दी मेरे दिल पर? कौन है? किसने ये दस्तक दी मेरे दिल पर? कौन है? आप तो दिल के अंदर है, बाहर कौन है? चलो फिर दस्तक देते हैं।